हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है 10th क्लास है हमारी। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व, और उसी में हम लोग बात कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोग औद्योगिकरण के युग को पढ़ रहे थे। तो कल आपको पता होना चाहिए, बेसिकली हमने कल बहुत सारी चीजों को इसमें पढ़ा कि मजदूर कहाँ से आते थे, मजदूर कहाँ थे, कैसे फैक्ट्रियां वापस डेवलप होने लगी थी। इन सब चीजों को हम लोग आपका एक एक करके गौर करके आप देख रहे थे। फैक्ट्री का आना, कैसे भारत में फैक्ट्री आई, सूती मील कब लगी, पहली जूट मील कब लगी, 1854 में कहाँ पर कलकत्ता में सबसे पहले मीलें लगी। इन सबको देखने का, इन सबको जानने का हम लोगों ने आपका प्रयास किया कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें आपकी हो रही थी, किस तरह की मील वगैरह थी, इन सबको हमने देखा। क्लियर है? आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सबसे पहले कानपुर में मील किसने लगाई? दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले सूती मील भारतीय द्वारा कहाँ लगाई? ये भारतीय लगा रहे हैं कि मील है तो भारतीय लगा रहे हैं। क्लियर है? ये फिलहाल जो है, पहले अंग्रेज धन वंदन में जो है आपका लगा चुके हैं। आगे बढ़े, देख लिया, जमशेद जी को देख लिया। प्रारंभिक जो कमी आए आप उनको देख सकते हैं। प्रारंभिक क्या रहा उनका, उनको हम लोग अच्छे से गौर करके देख सकते हैं। क्लियर है? अब बताइए, प्रारंभिक इतिहास की चीजें किस तरह की थी, कैसे रविंद्रनाथ और द्वारकानाथ टैगोर ने आपका प्रॉफिट कमाया चाइना के साथ व्यापार कर कर, क्या वो सारी चीजें थी जिनको हमने एक एक करके इसमें देखने का, जानने का। औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन का वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसी की कुछ खास तरह की जगह उत्पादकों में दिलचस्पी थी। उन्हें औपनिवेशिक सरकार को सस्ती कीमतों पर जमीन लेकर चाय कॉफी के बागान लगाकर खनन, नील, जूट व्यवसाय में पैसा निवेश किया। इसमें ज्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनमें भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात की आवश्यकता होती थी। ऐसे थे तो मुख्य रूप से आपका निर्यात की आवश्यकता होती थी। क्लियर है कि वो चीजें कैसे थी? निर्यात मुखी थी। सबको देखा, देख लिया। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायिक उद्योग लगाने लगे तो उन्हें भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। अब जो चीज भारतीय बाजार में बन रही है, एक लंदन मैनचेस्टर शहर में बन रही है, उनसे प्रतिस्पर्धा ना की। भारत आने वाले ब्रिटिश माल से धागा बहुत अच्छा नहीं था। कह रहे भारत आने वाला जो ब्रिटिश माल था, धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारतीय की शुरुआत में सूती मिलों के कपड़े की वजह मोटे धागे के बने होते थे। तो कह रहे शुरुआत में जो मिलें थी वो मोटे धागे थे। भारत अब उनका भी अच्छा नहीं है, तो हमारे जितने धागे बना रहे थे वो मोटे धागे का था। जब धागे का आयात किया गया तो वह हमेशा बेहतरीन किस्म का था। भारतीय कताई मील पे बनने वाले धागों का भारतीय हस्तकरघा बनाकर इस्तेमाल करते थे। उन्हें चीन के लिए निर्यात किया जाता था। बनाया और उसके बनाने के बाद उन सबको आपका चाइना भेज दिया जाता था। याद रखना, भारत में जब आपकी कपड़ा मिल लगी, कपड़ा मिल लगने में उस समय शुरुआती तौर पर अगर आप देखोगे तो शुरुआती तौर पर कपड़ा बहुत अलग। 20वीं शताब्दी से पहले के दशक तक भारत में औद्योगिक का ढर्रा कई बदलाव की लपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादी लोगों में विदेशी कपड़े के बहिष्कार को लेकर प्रेरित किया। औद्योगिक समूह ने अपने समूह के हित की रक्षा के लिए संगठित हुए और उन्हें शुल्क बढ़ाने के लिए तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। 1960 के बाद चीन में भेजे जाने वाले भारतीय धागे का निर्यात में कमी आने लगी। चीन बाजारों में चीनी और जापान की मिलों में उत्पाद छा गया। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे लगाने लगे और 1919 से लेकर 1912 में भारत में सूती कपड़ा बाग का उत्पादन 2 गुना हो चुका। कैसा था ये उत्पादन? 2 गुना हो। पहले विश्व युद्ध तक
औद्योगिक विकास धीमा रहा, बिल्कुल नई दिशा स्थित पैदा हुई। ब्रिटिश कारखानों की सेना की शुरुआती जरूरत पूरा करने के लिए, युद्ध संबंधी व्यस्तता के लिए भारत में मैनचेस्टर का माल आयातित किया और रातों रात एक विशाल बाजार लंबा खिंच गया। भारतीय कारखानों में फौज की जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट, चमड़े, जूते, खच्चर, जमीन, बहुत सारी चीजें लाने लगे। मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहला दफ्तर था, जहाँ 19 सदी के आखिर तक देश के क्षेत्र में व्यवसाय मिलकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनाने तक, ताकि व्यवसाय कर सके और सामूहिक चिंता का फैसला ले सके। देखिए कैसे कमर्शियल कंपनियां या ट्रेडिंग के रूप में आपके सामने आ रही, और इन सबको आप चलिए देख लिया। पुराने कारखानों में पालियों में चलने वाले बहुत सारे मजदूरों पर काम रखा गया। हर एक के पहले दिन से ज्यादा हर एक का पहले से ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजारों में मैनचेस्टर को पहले की हैसियत से कभी हासिल नहीं हुई। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिकी, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था शर्मा गई। अब उनकी कैसी थी? ट्रेड बेस्ड थी। और ब्रिटेन में जिस तरह का कॉटन बन रहा था, वो विश्व बाजारों को प्रतिस्पर्धा नहीं दे पाया जितनी उन्नत टेक्नोलॉजी जर्मन ने की और यूएसए ने की, यानी कि अमेरिका ने की और जापान ने की। उस वजह तक ये नहीं टिक पाया। कपास का उत्पादन बहुत कम हो गया था। ब्रिटेन में होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। उपनिवेश में विदेशी उत्पादकों को हटाकर स्थानीय उद्योगपति को घरेलू बाजारों पर कब्जा कर दिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति और भी क्या है, मजबूत कैसी कर ली? अपनी स्थिति को और भी कैसे मजबूत होती है? देख लिया। लघु उद्योग की बहुतायता। यार जो लघु उद्योग है इनकी बहुतायता है, यानी कि बहुत सारी मात्रा। लघु उद्योग की बहुत हाल ही के युद्धों के दौरान फैक्ट्री उद्योग में लगातार इजाफा इजाफा का मतलब होता है प्रॉफिट हुआ, लाभ लाभ मतलब बढ़ना होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योग का हिस्सा बहुत छोटा था। उनमें से ज्यादातर 1911 में 67% बंगाल और बम्बई में स्थित थे। 1911 तक जितने भी उद्योग थे उनका अकेला 67% तो बंगाल प्रेसिडेंसी और आपका बम्बई प्रेसिडेंसी में था। बाकी पूरे देश में छोटे मोटे ही उत्पादन पर दबाव था। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम का बहुत छोटा हिस्सा ही काम कर रहा था। यह संख्या 1911 में 5% थी और 1931 में 10%। बाकी मजदूर गली मोहल्ले में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इन चीजों में आपके काम किया करते थे। यानी कि जो भी शुरुआत में कॉटेज इंडस्ट्री लगी वो आपका बंगाल और बंबई में ही सीमित थी। और देशों में तो आपका मतलब और राज्यों में या और क्षेत्र में बहुत कम वो आपका फली। और कुछ मामलों में तो 20वीं शताब्दी के दौरान हाथ में होने वाले उत्पादन का दरअसल इजाफा हुआ। और यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में सही थी। हमने पिछले चर्चा की है कि सस्ती मशीन निर्माता धागे के 19 सदी में कताई करने का काम खत्म हो गया था। लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद अपना व्यवसाय किस तरह चल रहे हैं। 20वीं शताब्दी में हथकरघा के बने कपड़े उत्पादन होने लगा है, सुधार हुई। 1900 से लेके 1940 के बीच का जो समय है वो आपका 3 गुना हो चुका था। इन सबको आपका देख लिए ऐसे कैसे हुआ, ये सब इसको देखेंगे। पीछे आंशिक रूप से तकनीकी दबाव में हाथ था। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो तो उत्पादन बढ़ सकता है। कह रहे कि अगर वहाँ चीजों में इजाफा नहीं होगा तो शायद उत्पादन कैसा है वो आपका बढ़ जाए, या उत्पादन में वो जो चीज है जो हम आ, आ, आपका देखना चाह रहे हैं वो आपका में देखने के लिए मिले।
हाथ से काम करने वाली नई तकनीकी अपनाने की कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक आते-आते हम बुनकरों को देखेंगे जो आपका फ्लाई शटल वाले हस्तकरघाव का इस्तेमाल करके इसमें काम के उत्पादन की क्षमता बढ़ी, बहुत तेज हुआ, श्रम की मांग में कमी आई। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघाओं में फ्लाई शटल लगे थे और त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोच्चि, बंगाल के क्षेत्रों में ऐसे हथकरघा 70 से 80% तक थे। इसके अलावा छोटे-छोटे सुधार किए गए जिनमें बुनकरों को अपनी आवश्यकता के बढ़ते मुकाबले पर इन सबको हमको देखना। क्या इनका मुकाबला है? तरीके से ये बढ़ रहे हैं। फ्लाई शटल यह है यो और हथकड़ियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्षैतिज धागे के लंबत धागे को बनाकर इसके परो देते थे। फ्लाई शटल के आविष्कार से बुनकरों को बड़े हथकरघा चलाने, चौड़े अर्ज करने में काफी मदद मिली। ऐसा हुआ जब शटल चलने लगे तो काफी उनको हेल्पफुल होने लगा। और अब देखिए, मीलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने में मामले में कुछ बुनकर और उसे बेहतर स्थिति। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे। उनकी मांग भारी उतार चढ़ाव आते रहते थे। खराब फसल और अकाल की स्थिति में जब ग्रामीण गरीबों के पास कुछ नहीं होता था तो नगद आय के लिए साधन खत्म हो जाते थे, तब आपका कपड़ा बेहतर किस्म के कपड़े मांग खाके पी के तबके से ज्यादा थे। उतार चढ़ाव कमाता गया। भूख गरीबी भूखों भूख मर रहे थे। लोग भूख से मर रहे थे। अमीर यह कपड़ा खरीद सकते थे। अकालों में बनारसी और बलचूरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं। वैसे भी जैसा आप देख चुके हैं कि विशेष मामलों में बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बॉर्डर वाली साड़ियां, मद्रास में प्रतिश लुंगियां जगह लेने में मिसाल की आसानी बनी। कैसे थी? उन सब चीजों की कि उनको बनाने में बड़ी आसानी। ऐसा नहीं है कि 20वीं शताब्दी में उत्पादन बढ़ता जा रहा था, बुनकरों को अन्य दस्तकार हमेशा में फायदा ही हो रहा था। उन जिंदगी बहुत कठोर थी, रात दिन काम करना पड़ रहा था। पूरे बच्चे और बूढ़े औरतें उत्पादन के लिए किसी न किसी काम के हाथ बढ़ सकता था। लेकिन फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष से भरा नहीं थे। उनके जीवन और श्रम में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के भी अंग जो थे वो आपका ये सारे अंग, ये सारी प्रक्रिया ये हो गया। आगे बढ़ा। अब देखिए, कहाँ पर तो पंजाब है, कहाँ पर संयुक्त प्रांत है, कहाँ पर बिहार, कहाँ पर मध्य प्रदेश, कहाँ पर मुंबई, कहाँ पर मद्रास और कहाँ पर बंगाल। क्लियर है? इन सबको आप अच्छे से देख लिया। वस्तु के लिए बाजार हम देख चुके हैं कि किसी भी तरह के ब्रिटिश महानिर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जा करने का प्रयास किया। इसम और किस तरह से भारतीय बुनकर और दस्तकार व्यापार उद्योगपति उपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया गया। आयात शुल्क के लिए मांग उठाई गई और अपनी जगह बनाई गई और माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। जब नई चीजें बनने लगी तो लोगों को कपड़ा खरीदने के लिए आपका प्रेरित करना भी प्रयास। लोग चाहते थे कि उन्हें उस उत्पाद के लिए क्या किया। उपभोक्ता पैदा करने के लिए एक तरीका वो विज्ञापन है, ताकि आप जानते हैं कि विज्ञापन उत्पादों के जरूर वांछनीय लेते हैं, वो लोगों को सोच बदल देते हैं और नई जरूरतें पैदा करते हैं। ऐसी एक दुनिया में है जहां चारों तरफ आपका विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों, पत्रकारों और होर्डिंग्स, दीवार, आपके टेलीविजन के पर्दे, यहाँ तक कि सब विज्ञापन छपे हैं। लेकिन इतिहास के पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों में विभिन्न बाजारों को
फैलाने में एक नई उपभोक्ता की संस्कृति की भूमिका निभाई। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो कपड़े के बंडल पर लेबल लगे थे और लेबल का फायदा यह होता था कि खरीदार को कंपनी का नाम और उत्पाद की जगह का पता चलता था। लेबल की चीजें आपकी गुणवत्ता का प्रतीक थी और जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता दिखाई देता था तो खरीदार उस कपड़ों को खरीदने से नहीं डरता था। आप कहते हैं ना, ब्रांड 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 एक विश्वास है, तो वैल्यू है। उसी विश्वास के दम पे लोग टैग के अनुसार खरीदते, तो टैग का प्रचलन मैनचेस्टर से प्रारंभ हुआ। क्लियर है? अब देखिए, ग्राफ पावर, अब कैलेंडर बनाए जाते थे इस तरीके के। पहले से कैलेंडर बहुत चलते थे। बच्चों की चीजों को बेचने का प्रयास, कृष्ण की बाल छवि को दिखाया जाता था ताकि ये सब चीजें बाप का बिकती थी और इनकी बाजार में डिमांड थी। आयातित कपड़ों के लेबल पर असंख्यक भारतीय देवी देवताओं कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती चित्र थे जो कि संबंधित वस्तु की गुणवत्ता को प्रदर्शित थे। यानी कि एडवर्टाइजमेंट के रूप में अगर कोई अपना कम्बल, शर्ट कुछ भी बेच रहा है तो उस पे क्या थे, देवताओं के चित्रों का अंकन किया था ताकि लोग उसको विश्वास करें। मैनचेस्टर के लेबल पर महाराणा रंजीत सिंह का भी चित्र था। उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करते हुए ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी इस्तेमाल किया गया। यानी केवल उनके लिए ही नहीं, औरों के लिए भी आपका ये सब चीजें वो लोग करते थे, दिखाते थे। भैया केवल हम ही नहीं हैं, और भी हैं जो ऐसा विश्वास दिखा रहे हैं, चीजों पर कर रहे हैं, ठीक, और इनको हम लोग देखते हैं। देख लिया? बोले लेबलों के सिर्फ शब्द अक्षर नहीं थे बल्कि उनकी तस्वीर भी बनाई गई थी। अक्सर बहुत सुंदर होती थी जो पुराने लेबल को देखकर उनके निर्माता और सोच के हिसाब किताब पर लोगों को आकर्षण करने का तरीका था। लेबल भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरों को प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीर के बहाने निर्माता या दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर चाहता है कि लोग ये चीजों को खरीदें। कृष्ण और सरस्वती की तस्वीरों का फायदा यह होता था कि विदेशी चीजों पर भारतीय की जानी पहचानी, अगर उनके देवी देवता की फोटो है तो वो लोग बड़ा उनको जान पहचान लगा, अरे ये तो हमारे देश में बना, हमारा उत्पाद है। अभी देखिए, ये शॉप है, साबुन के उत्पाद पर इस तरीके की फोटो चिपकी। 19वीं सदी के आखिर के निर्माताओं में उत्पाद बेचने, कैलेंडर छापने, अखबार, पत्र पत्रिका को पढ़ने लगे, समझने लगे थे। इन कैलेंडर में उनकी समझ पढ़ सकते थे। चाय की दुकान, दफ्तर, मध्यम वर्गीय वर्ग, इन सबको आप देख सकते हैं कि किस तरीके की ये चीजें थी जो रोज उत्पाद के रूप में। एक देवताओं की तस्वीरों की तरह ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, सम्राट, नवाब की तस्वीरों का विज्ञापन कैलेंडर खूब इस्तेमाल होता था। का संदेश अक्सर यह था कि अगर आप इस शाही व्यक्ति के का नाम सम्मान करते हैं तो उत्पादन में सम्मान दीजिए और उत्पाद को राजा इस्तेमाल करेगा। शाही निर्देश बनाए गए और गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर राजा की फोटो है, इस्तेमाल शाही होगा और कोई गुणवत्ता पर सवाल उसकी नहीं उठाएगा। जब भारतीय निर्माताओं ने इन विज्ञापनों पर राष्ट्रवादी संदेश को साफ दिखता है, आशा की गई कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन खरीद लीजिए। भारतीय ने बनाए विज्ञापन स्वदेशी राष्ट्र संदेश का भाग लिखा, ये बहुत सारे स्वदेशी बने। अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पर। जाहिर है कि उद्योग के युग में बड़े बड़े औद्योगिक बदलाव आए, फैक्ट्री का उदय हुआ, नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीजें, छोटे पैमानों का उत्पादन औद्योगिक भूदृश्य में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। चित्र 1 और 2 को दोबारा देखिए, बाद में देखना है। चित्र 2 को आप देखेंगे, और ये क्या था, भारतीय मील में हाथ कपड़े का लेवल बना था और इसमें एक देवी थी। अहमदाबाद में कपड़ा दिया गया था और उसको दिखाया गया था कि देवी कैसी बनी। ठीक, क्लियर है? आप इनको तरीके से देवी का जो अंकन है, क्लियर है? तो देख लिए, इस तरह से हमारा चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया और लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। कल हम मिलेंगे नए चैप्टर में और नए लेक्चर के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार इसको पढ़िए, रिवीजन करिए, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो मुझसे पूछिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।